हाँ जी। अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन। मैं अशोक कालरा। आज का विषय मेरी रस्म पगड़ी, मेरा उठाला, अंतिम श्रद्धांजलि कैसी होनी चाहिए। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है, विचारों पर आधारित है। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी सूचना देना चाहता हूं कि अमर योग क्लब द्वारा संचालित योग साधना और चिकित्सा के कार्यक्रम 365 दिन तो चलता ही रहता है, लेकिन उसके अंदर विभिन्न कार्यक्रम चलते रहते हैं। और उसी अवसर में कल जो है, परसों जो है स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हमारे अमर योग क्लब का सिटी क्लब में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आप उत्तराखंड के सारे दर्शकों से, हमारे योग क्लब के योग साधकों से मेरी अपील, निवेदन, प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम में सहभागिता करें। बहुत सारे लोग राष्ट्रीय पर्व को कई बार छुट्टी के रूप में मना लेना शुरू कर देते हैं कि आज छुट्टी है, तो छुट्टी ना मानते हुए इस कार्यक्रम की प्रातः उठ करके योग, ध्यान, अध्यात्म, मेडिटेशन, शवासन, उनके बाद जो है ये राष्ट्रीय पर्व का पूरा लाभ उठाएँ और आकर के हमारे साथ जुड़ें। 14 तारीख को प्रातः योग के उपरांत योग तिरंगा यात्रा निकलेगी और 15 तारीख को सवेरे जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मुख्य अतिथियों का स्वागत से लेकर के काफ़ी ध्वजारोहण से लेकर के काफ़ी बड़े प्रोग्राम है। आप उसको सेलिब्रेट करिए हमारे साथ। धन्यवाद। और अब अपने विषय पर बात करते हैं कि मेरी रस्म पगड़ी, मेरा उठाला, मेरी श्रद्धांजलि सभा कैसी होनी चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि मेरा अभी कुछ वर्ष पहले एक मुरादाबाद रस्म पगड़ी के कार्यक्रम में जाना हुआ। समाज का अभिन्न हिस्सा है रस्म पगड़ी का कार्यक्रम, तो सामाजिक ढांचे का हिस्सा है, तो जाना पड़ता है समाज के साथ जुड़ करके। तो मैं भी गया, तो वहाँ बात कर रहे थे, सर्दी का मौसम था, तो बाहर धूप में लोग बैठे हुए थे कुर्सी डालकर। तो ये लोग सब बात कर रहे थे कि भगत जी तो बहुत अच्छे आदमी थे, या भगत जी की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। तो मुझे बाद में पता लगा कि मृतक को जो है भगत जी कह करके ही बुलाया करते थे। तो भोजन के उपरांत जो है उनकी श्रद्धांजलि सभा जो है प्रारंभ हुई, और श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ हुई और जो है वहाँ पर बड़े बड़े वक्ता आए, उन्होंने उनको सेलिब्रेट किया, पूरा बता रहे थे कि कितने सज्जन आदमी थे, कैसी भी परिस्थिति हो भय उनके आसपास भी नहीं फटकता था। वो दूसरों की समस्याएं भी अपने ऊपर लेकर मैदान में कूद पड़ते थे, ये सोचे बगैर कि उनके भविष्य में क्या नुकसान हो सकता है। एक बड़े से हाल में उनकी रस्म पगड़ी का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो चाहने वाले सैकड़ों लोग मौजूद थे। एक के बाद एक विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख माइक पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे, उसके साथ बिताए क्षणों को याद कर रहे थे और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। श्रद्धांजलि के विचार सुनते सुनते मेरे मन में भी एक विचार आया कि जब मैं मरूंगा तो मेरी श्रद्धांजलि में लोग क्या कह पाएंगे। तो उसी के ऊपर मैंने, उस समय तो ये बात हो गई, उस वक्त में ये विचार मेरा बह गया, लेकिन अब मैंने फिर से उस विचार को जीवन दान दिया है। और बहुत कठिन है ये सोचना कि मेरी श्रद्धांजलि कब कैसी होनी चाहिए, तो उससे भी और कठिन है उसको स्पष्ट रूप से बताना। हर कोई चाहता है कि दुनिया से जाने के बाद याद किया जाना चाहते हैं, हर कोई बात आदमी याद किया जाना चाहते हैं। क्या हम वास्तव में वह कार्य कर रहे हैं जिनकी दूसरे लोग दिल की गहराइयों से याद करते हुए सराहना कर पाएंगे? जरा सोचिए आपको कैसे श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए। खुद जीवन भर कुछ नहीं कमाया, पुरखों का कमाया हुआ भी सब नष्ट कर दिया। मरने के बाद 20 केस कोर्ट में लंबित थे, दुनिया छोड़ी और केस बच्चों के नाम कर गए। बच्चों को संस्कार तक नहीं दिए। बहू का तो जीना ही मुश्किल कर रखा था। बहुत गुस्से वाला आदमी था, दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर रखा था। उधार खाकर तो उसने पैसा कभी ज़िंदगी में किसी का वापस दिया ही नहीं, पड़ोसी से कभी नहीं बनी। यानी कि हर काम में नुक्स निकालते रहना। जो हुआ अच्छा ही हुआ। मुझे यकीन है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी श्रद्धांजलि लेना पसंद नहीं करेगा। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था सोशल मीडिया पर, और किस राज्य की घटना है मेरे को स्मृति में याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक व्यक्ति वहाँ पर एक शव यात्रा को रोक कर खड़ा हो गया और उसने ये कहा कि ये शव तो मैं तभी उठने दूंगा जब तुम मेरा पैसा लिख कर के दोगे कि इस पैसे संपत्ति का मालिक तो कोई भी बनेगा, लेकिन उसका पैसे को कौन वापस देगा। जब तक वो नहीं देगा तब तक मैं
इसको यहाँ से उठने दूंगा। उस समय जिस आदमी ने देखा, शायद मैंने भी देखा, तो मुझे भी लग रहा था कि ये तो बहुत बड़ा व्यवहार कर रहा है, एक आदमी के घर में डेथ हो गई और ये ऐसा। लेकिन जब मैंने बाद में इसके ऊपर थोड़ा ध्यान लगाया तो मैंने सोचा कि जो पुराने ज़माने में होता था तो थोड़ा समाज का आदमी को भय हो जाता था कि जैसे लोग कहते थे कि पंचायत से निकाल देंगे या इसको अपने घर में नहीं बुलाएंगे या हम घुसने नहीं देंगे, तो उसके दिमाग में मनोवैज्ञानिक एक भय रहता था। तो उसकी वजह से भी लोग जो है गलत काम करने से थोड़ा सा डरते थे। आज कानून का डर तो लोगों को बहुत ही खत्म हो गया है, क्योंकि कानून के पेज बहुत लंबे होते हैं। अब मैं चेक की बात करता हूँ तो चेक भी कई बार लोग दे देते हैं और फिर बाद में तरह तरह की बातें करते। खैर ये मेरा विषय नहीं है। तो पहले जो स्वर्ग नरक की धारणा थी वो भी इसी लिए बनाई गई कि जो लोग कम से कम इस दुनिया में कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, तो कम से कम मरने के बाद तो सुख शांति के साथ चैन से मर तो सकें, इसलिए उनको स्वर्ग का लालच दिखाया गया। और जो लोग बुरे काम कर रहे थे उनको नरक का भय दिखाया गया। स्वर्ग नरक का भय इसलिए दिखाया गया कि जो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करते रहे समाज में, क्योंकि पहले कानून व्यवस्था तो होती नहीं थी। पहले तो राजा का राज्य होता था और उसी में दंड दिया जाता था। कुछ लोग बच जाते थे लेकिन कुछ लोग दंडित हो भी जाते थे। खैर वो विषय तो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हम रस्म पकड़ी वाली बात कर रहे हैं। शायद यह लोग हमें सच्चा, हम कैसे चाहते हैं रस्म पकड़ी, हम क्या सुनना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। शायद यह कि लोग हमें सच्चा मित्र कहें, पथ प्रदर्शक कहें, परोपकारी कहें, दानवीर कहें, समाज सुधारक कहें, हंसमुख और जिंदा दिल इंसान कहें, आदर्श पिता, दोस्त, भाई या मुसीबत में काम आने वाला कहें। यानी कि मृत्यु के बाद यह तय है कि हम सकारात्मक रूप से याद किया जाना चाहते हैं। अब आप शांत मन से सोचिए, ध्यान से सोचिए कि क्या आप वही काम कर रहे हैं, क्या आप वही काम कर रहे हैं जैसा आप सुनना चाहते हैं? क्या आप उसी दिशा में जा रहे हैं जिसे दूसरे याद रखेंगे? यदि उसका जवाब हाँ है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और वर्तमान के किए हुए कार्य आपकी श्रद्धांजलि से अगर मेल नहीं खाते तो फिर से नए दिशा में कार्य करने का शुरू कर दीजिएगा। अच्छे कार्य करने के लिए कोई गलत वक्त नहीं होता, परिवर्तन के लिए किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बेहतर होगा कि आप जल्दी से अपने लिए एक श्रेष्ठ निर्णय ले लें। जो भी परिवर्तन आप अंदर लाना चाहते हैं अभी से शुरू कीजिए। अपने अंदर बदलाव लाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, अपने को आपको कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो दुनिया यह एक नाटक है और हम एक कलाकार हैं। हर किरदार को अपना रोल इतनी शिद्दत के साथ निभाना चाहिए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। और मैं अंत में कार्यक्रम अंत में फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 14 तारीख को तिरंगा यात्रा और 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम अमर योग क्लब द्वारा आप उत्तराखंड टीवी पर भी देख सकते हैं। उसके कुछ अंश लाइव प्रसारण भी होंगे और आप सहभागिता करें आकर के टीवी पर देखा हुआ कार्यक्रम और खुद गया हुए प्रोग्राम में का आनंद ही कुछ और होता है। जब आप फेस टू फेस आई कांटेक्ट करते हैं तो आपका तनाव दूर हो जाता है। जब आप वर्तमान में रहते हैं, आज सबसे बड़ी समस्या है तनाव की, और तनाव को कैसे आपने आनंदमय खुशमय रहना है और कैसे देशभक्ति को जागृत करना है। आप बने रहिए उत्तराखंड टीवी के साथ और अगले रविवार योग रविवार वाले दिन फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और अपने मन को खुश रखिए। धन्यवाद।